हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत। हम हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सपना था कि हमारा देश भारत जाति मुक्त हो, आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बने और सदैव लोकतांत्रिक बना रहे। उन्होंने जातिवाद से मुक्त, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत का सपना देखा था। लेकिन वर्तमान कैसा दिखता है? देश की गंदी राजनीति का आलम यह है कि बाबा अंबेडकर आज एक सर्व समाज के नेता नहीं, बल्कि दलित समाज के नेता के रूप में स्थापित कर दिए गए हैं। बाबा अंबेडकर के कहे कुछ वाक्य अमर हो गए हैं, जैसे कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। उनका कहा एक दूसरा लोकप्रिय कथन है, धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। आज महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हमारे पास जो भी संवैधानिक सुरक्षा कवच, कानूनी प्रावधान और संस्थागत उपाय मौजूद हैं, इसका श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। भारतीय संदर्भ में जब भी समाज में जाति, वर्ग और लिंग के स्तर पर फैली असमानताओं और उनमें सुधार के मुद्दों पर बात होती है, तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और दृष्टिकोण को शामिल किए बिना ये बात पूरी ही नहीं हो सकती। वर्तमान में गंभीर प्रश्न है कि बाबा अंबेडकर के बनाए संविधान का पालन हम में से कितने लोग करते हैं। ऐसे ही कुछ और सवाल हैं जो कि हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि हम आज आपके सामने बाबा अंबेडकर से जुड़े कौन से प्रश्न रखना चाहते हैं। तो बाबा अंबेडकर, जिनको आज पूरी दुनिया याद कर रही है, अंबेडकर के जाति मुक्त भारत का सपना क्या गंदी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है? क्या अंबेडकर को महज दलित नेता समझा जाना जिस तरह से मौजूदा वक्त में दिखता है, ये उचित है? क्या बाबा अंबेडकर के सपनों का भारत अब सपना बन चुका है? एक और जुड़ा सवाल है उनके जीवन से और उनके विचारों से कि क्या भीमराव अंबेडकर ने आरएसएस से हाथ मिलाया था? अंबेडकर के बनाए संविधान पर वर्तमान भारत में कितने लोग चल पाते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो कि बाबा अंबेडकर के दिखाए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं या फिर नहीं चलते हैं? जाति, वर्ग, लिंग से जुड़ी असमानताओं के विरोधी थे और महिलाओं के लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहते थे। और ये भी हम देखते हैं कि अंबेडकर के विचार अपनाने की होड़ विभिन्न राजनीतिक दलों में इस वक्त देखी जा रही है। लेकिन उनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उनका जाति मुक्त का भारत का जो सपना था, वो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों की तरफ से हाशिए पर ही दिखता है। चूँकि वो हमेशा जाति प्रथा, ऊंच नीच जैसी बातों के विरोधी थे, इसलिए उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने का अगर सबसे अच्छा तरीका है तो उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का ही एक तरीका है कि हम अपने आधुनिक भारत के जो रचयिता थे, जिनकी कल्पना उन्होंने की थी कि आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए और संविधान उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने निर्मित किया था, उसकी संरचना की थी। तो क्या भीमराव अंबेडकर और उनके आदर्श, विचार और महिला सशक्तिकरण, असमानता, जाति मुक्त भारत, सुदृढ़ भारत, ये जो तमाम आदर्श थे, क्या वर्तमान भारत ऐसा दिखता है? हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल बना हुआ है। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं, उनसे परिचय करवा देते हैं आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विदेशी मामलों के जानकार, लेकिन सामाजिक मुद्दों और ख़ास करके महापुरुषों के साथ भी इनका जो है व्यापक अध्ययन रहा है इनका। तो बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी अजय जग्गा जी। अजय जग्गा जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत स्ट्रेट टॉक में। पहले तो मैं प्रोफेसर आपसे समझना चाहूँगी कि आप जो भी जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इन सब मसलों पर आपका गहरा अध्ययन है।
वर्तमान में आप हमारे इन महापुरुषों के, खासकर आज हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं समझना चाहूँगी कि आपको कैसा दिखता है? क्या हम उनके सपनों का भारत कहीं भी उसके करीब जा पाए हैं, या फिर उस ओर जो हमारा जो रास्ता है हम उसी ओर बढ़ रहे हैं आगे? देखिए नेहा जी, जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने एक लोकतांत्रिक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जो सामंतवाद से परे हटकर सामाजिक न्याय के सरोकार रखता हो। जी। आज जब आजादी के 8वें दशक में हम चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो अमीरों की अट्टालिकाएं तो ऊंची हुई है, लेकिन जो गरीबों की झोपड़ियां जो कम होना था, वो गरीबों की झोपड़ियां भी बड़ी है। जब हम हमारी जीडीपी की बात करते हैं या हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि समाज का जो छोटा सा तबका है, जो सामंती लोग हैं, उनका वो समाज पर पूरी तरीके से हावी है और समाज की एक महत्वपूर्ण जो संपत्ति है उस संपत्ति पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। जो गरीब है वो गरीब वैसा ही है। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर जाति उन्मूलन चाहते थे और उनका जो प्रयास था वो जाति उन्मूलन के जरिए कैसे सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए, कैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व स्थापित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है देश में उस जाति उन्मूलन के बजाय जो राजनीतिक नुमाइंदे, उन्होंने जाति उभार दिया। और यही कारण है कि जाति उभार देने के कारण जो समस्या जिसका समाधान हो जाना था, वो समस्या इतनी विकराल हो गई है कि देश के कई भागों में अब सामाजिक तौर पर जो उत्पीड़न है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो हम एक आधुनिक, देखिए बहुत दिलचस्प बात है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो एक कैसा समाज चाहते थे, या महात्मा गांधी कैसा समाज चाहते थे, लेकिन तमाम विरोधाभास के बावजूद ये जो लोग हैं वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें समानता स्थापित हो, जिसमें सभी खुशहाल हो, जिसमें सभी लोगों को व्यापक साझेदारियां निर्मित हो, सब मिलजुल कर चल सके। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देश में जाति उभार हो गया है, राजनीतिक दल इसको बढ़ावा देने पर तुले हैं और दुर्भाग्य इस बात का है कि डॉक्टर अंबेडकर जिस वर्ग से आते थे उस वर्ग में कोई भी दलित नेतृत्व तो डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं आया है। डॉक्टर अंबेडकर इसी से डरते थे कि यदि इसी प्रकार से ढांचा यदि बना रहा तो जो लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ है, वो गुलाम हो जाएंगे और जो वंचित वर्ग के नुमाइंदे हैं वो सामंती वर्गों के गुलाम हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि देश का यही हाल है। नेहा जी। जी, आपने सही बात रखी यहाँ पर ब्रह्मदीप जी। और अजय जग्गा जी से भी मैं समझना चाहूँगी, पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि भीमराव अंबेडकर के जो आदर्श थे या फिर उनके सपनों का जो भारत था, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किस तरह से पाते हैं वर्तमान भारत में? क्या हम उनके सपनों के भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हमने कुछ जो है बिंदु जो है उसकी उपलब्धि हासिल भी कर ली है? लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े हैं अजय जग्गा जी जो मैं ज़रूर अपने दर्शकों के सामने भी रखना चाहती हूँ कि पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार का ये आंकड़ा है कि 1,89,945 केसेस दलितों पर अत्याचार के हैं, उनके शोषण के हैं। ये रिकॉर्ड जो है केस का है जो दर्ज किए जाते हैं वो है। और ऐसे तो अनगिनत कितने जो ऐसे केसेस होंगे जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है, जिनको दर्ज ही नहीं किया जाता और जिन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। अजय जग्गा जी, आप किस तरह से इस पूरी परिस्थिति को देखते हैं? देखिए, जब भारत के संविधान की बात होती है तो ये कहने की जरूरत नहीं कि इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे या क्या उन्होंने बनाया और उनके सपनों का भारत क्या था। वो उनके जो उन्होंने संविधान का रचना करी उसके अंदर मैं देख रहा था कि संविधान के अंदर 9 जगह पर उन्होंने ये बैकवर्ड क्लासेस का जिक्र करा है और जहां जहां हो सका इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया। उन्होंने राइट टू इक्वालिटी दिया कि भारत में समानता का अधिकार है जी, लेकिन उसके नीचे जैसे आर्टिकल 15 के नीचे एक प्रावधान दे दिया, प्रोवाइजो, कि समानता का अधिकार तो है लेकिन जो हमारे देश के अंदर एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स हैं या शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है
इनके बारे में स्पेसिफिक प्रावधान बनाने का भी प्रावधान कर दिया। तो उनको इसी तरह, और ये 1900, ये जो भारत के संविधान की पहली अमेंडमेंट थी वो 1951 में आई थी, और उसमें यही जिक्र किया गया था। उनको 47 के अंदर आकर शायद लगा कि भाई इसमें कुछ छूट गया, तो उसके अंदर लगातार हमें जो जो वहां लगा कि सब सुधार होना चाहिए वो करते रहे। और ये 9 जगह पर जहां जहां ओबीसी का जिक्र आया है, बैकवर्ड क्लास का, कास्ट का, वहां आपको बाबा अम्बेडकर की छवि साफ दिखती है कि वो एक सुदृढ़ भारत चाहते थे, आर्थिक तौर से सुदृढ़ हो, शिक्षा के तौर पर सुदृढ़ हो, लेकिन उसके बीच में उन्होंने हर जगह ओबीसी का प्रावधान किया। जैसे कि मैं देख रहा था कि उन्होंने एक 3-4 ऐसी राज्य है भारत के अंदर जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के अलावा ये जो पंचायत होगी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होगी, इसके अंदर भी उनका स्पेशल प्रावधान किया जाएगा। हालांकि कुछ कुछ स्टेट्स में, आई थिंक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इवन उन्होंने इसके लिए स्पेशल मंत्रालय का जिक्र किया है प्रावधान में, बहुत बाद में। लेकिन उनका जो ड्रीम, उनके सपनों का भारत बिल्कुल सुदृढ़, स्पष्ट और साफ था। इक्वालिटी हो और तब तक हो जब तक समानता ना हो। तो हर शब्द उनका इस चीज के लिए कायल था कि इनमें अभी भी ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, समाज में इनके स्थान की जरूरत है, और ये शोषित हैं, इसके लिए इनको प्रायोरिटी देनी भारत के संविधान का और भारत की सरकारों का मूल कर्तव्य है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर अजय जग्गा जी और ब्रह्मदीप अलूने जी, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो भीमराव अंबेडकर से जुड़े और भी कई बातें हैं जो हम दर्शकों के सामने भी उठाना चाहते हैं, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी चर्चा के दौरान उन पर समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में उनके आदर्शों पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या आधुनिक भारत के निर्माता ने जो सपना देखा था आधुनिक भारत का, हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ उपलब्धि हमने हासिल कर ली है, या फिर राजनीति ने इसको कहीं ना कहीं बहुत गहरा आघात पहुंचाया है। वर्तमान में तो देश की राजनीति का जो स्तर है उससे यही प्रतीत होता है। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर अलूने, मैं समझना चाहूँगी कि भीमराव अंबेडकर ने एक हिंदू कोड बिल भी लाने की कोशिश की थी। महिला सशक्तिकरण पर उनका एक खास फोकस था, वो किसी भी धर्म जाति से हो, लेकिन महिलाओं की जो समृद्धि है या फिर महिलाओं की स्थिति में सुधार को ही उन्होंने एक मूल माना था कि इसके बिना जो है हम आधुनिक और संपन्न भारत की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इस मोर्चे पर भी मैं देखती हूँ कि शायद भारत 75 वर्ष हो गए हैं, उसके बावजूद उस जगह पर नहीं पहुंच सका है जहां पर कोशिशों के तहत होना चाहिए। देखिए नेहा जी, बेशक जब आपने बात शुरू की थी तो एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि डॉक्टर अंबेडकर को एक समुदाय का नेता बना दिया गया है, जबकि हम यदि देखें तो इस देश में सामाजिक न्याय को जिन लोगों ने सरोकार रहे हैं, या महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर शुमार थे। डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। आपने बात हिंदू कोड बिल की और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसा मसला था जिससे जो डॉक्टर अंबेडकर है वो पहली सरकार, जो भारत की पहली सरकार थी, उससे नाराज हो गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदू कोड बिल लागू भी हुआ और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार भी मिले। देखिए, महिलाओं को लेकर भारत में हम चाहे जितने दावे करें, वेद, पुराण, उपनिषद, इनका हवाला दें, लेकिन हकीकत तो यह है कि महिलाओं को हमने चार दीवारी में कैद रखा। यदि हम करोड़ों लोगों की आबादी में चुनिंदा महिलाओं को सामने पेश करें कि यह भारत की तस्वीर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी इस देश में गैर बराबरी जो है वो महिलाएं झेल रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में वो झेल रही है। यह भी दुर्भाग्य है कि महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश में होती है,
तो भारत उसमें अक्सर अव्वल होता है। और यह बहुत ही शर्मनाक भी है कि कई बार यह सुनने में आता है कि कई जो देश है वो अपने नागरिकों के लिए जब एडवाइजरी जारी करते हैं तो ये कहते हैं कि आप भारत में आपको महिला सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इन सब के इतर चूंकि आजादी के 8वें दशक में चल रहे हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम महिलाओं को लेकर क्या कहाँ खड़े हैं और क्या गैर बराबरी करने में हम कामयाब हो पाए हैं, तो अभी हम बहुत लंबा सफर तय करना है जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने अंतरिक्ष से लेकर इंजीनियर्स से डॉक्टर से अपना स्थान बनाया है। लेकिन वहीं पर दूसरी समस्या यह भी है कि जो महिलाओं का जो एक मध्यम वर्गीय या जो निम्न तबका है उसकी महिलाएं कहाँ पर खड़ी है। और आप देखिए एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि यदि आप जीवन चक्र को ले लें तो जो बैकवर्ड क्लासेस से उनकी जो महिलाएं हैं उनका और जो ऊंचा तबका है उन महिलाओं के जीवन चक्र में तकरीबन 10-15 साल का फर्क नजर आता है। तो यह फर्क हम पाट क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब ये यदि सामान्य महिला जो है वो 75 साल जीती है तो जो बैकवर्ड क्लासेस की महिला है, जो दलित महिला है, उसका जो जीवन चक्र है 60 से 62 साल होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के बीच भी जो देखने में आता है। और दूसरी बात, जब हम आर्थिक तौर पर गैर बराबरी की बात करते हैं तो हम क्या महिलाओं को रोजगार देने में कामयाब हो सके? यदि हम घर घर महिलाओं को रोजगार देने में कामयाब हो जाते तो शायद जो हमने कोरोना काल में जिस प्रकार से पलायन को हमने देखा, जिस प्रकार से गांव से भागकर जो लोग या गांव से शहरों में जाने के लिए लोग मजबूर हुए और शहरों से हजारों किलोमीटर का सफर करके गांव में आए, तो हमने स्मार्ट शहर की कल्पना तो की, स्मार्ट सिटी तो हम बनाते रहे, लेकिन हम स्मार्ट गांव नहीं बना पाए। और जब हम स्मार्ट गांव नहीं बना पाए तो हम बापू के सिद्धांतों से अलग हो गए, क्योंकि ये देश जो है ये तो गांव में बसता है, अधिकांश जो जनसंख्या है गांव में बसती है, जो पिछड़ापन है गांव में। और सबसे बड़ी बात है कि उस पिछड़ेपन का जो परिणाम है वो महिलाएं भोगती है। कई आदिवासी इलाकों में महिलाओं को डाकन कहकर आज भी मार दिया जाता है। उड़ीसा के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके, कई इलाके ऐसे, राजस्थान के आदिवासी इलाके। तो ऐसे में हमने जो डॉक्टर अंबेडकर जिस समानता की बात करते थे, देखिए वो बहुत चिंतित थे। वो कहते थे कि यदि हमने इस आर्थिक समानता को हम आर्थिक समानता स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाए, सामाजिक समानता स्थापित करने में नहीं कामयाब हो पाए, तो जो पिछड़ा हुआ ढांचा है, जो ये पिछड़े हुए लोग हैं, एक दिन यह जो है वो आक्रामक हो जाएंगे, देश का संवैधानिक ढांचा तहस-नहस हो जाएगा। बिल्कुल, बेहतर है कि आपने आक्रामक नहीं हुए। एक बहुत अच्छी बात कही कि हमने स्मार्ट सिटी की कल्पना तो कर ली लेकिन स्मार्ट गांव की कल्पना नहीं की। और जो असमानता, जातिगत असमानता की आप बात कर रहे हैं कि आक्रोश जो है वो बढ़ जाएगा। अजय जग्गा जी, मैं समझना चाहूंगी कि इस वक्त देश की जो स्थिति मुझे दिखती है कि हम कहते हैं कि 51 से 52% जो है आबादी ओबीसी वर्ग की है, और इसी वजह से जो राजनीति है, राजनीति केंद्रित हो गई है दलितों पर, ओबीसी वर्ग पर। तो आपको लगता है कि राजनीति ने इसको और ज़्यादा गंदा किया है, बजाय कि हम पिछड़े वर्ग के उत्थान के सिर्फ और सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? और मेरा एक और प्रश्न है कि क्या जो बाबा अंबेडकर थे उनके आरएसएस से जो संबंधों पर बार बार एक विवाद देखने को मिलता है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं ये ओबीसी की राजनीति पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, दुर्भाग्यवश जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर कोई भी दल हो, जब इलेक्शन की बात होती है तो जब उनको सीट बांटनी होती है तो वो एक बात हर चुनावी दल के अंदर आती है जो ये कहता है कि आप प्रत्याशियों को टिकट किस आधार पर दे रहे हैं। तो उसमें एक बात कही जाती है, वो कहते हैं कि प्रत्याशियों को टिकट दी जाती है विनेबिलिटी के आधार पर, कौन प्रत्याशी कितनी वोट बटोर सकता है। तो ये एक सिस्टम के अंदर ये जो इशू है कि आप वोट बटोरने की एक ताकत के हिसाब पर प्रत्याशी चयन करेंगे। अब जब वोट बटोरने की बात होगी तो एक जो ग्रुप कह लो, कास्ट कह लो, कुछ भी कह लो, वो एंड मास वोट करता है, इसका अभी भी असर देखने को मिलता है।
तो हम ये कहें कि जी सिस्टम पूरा खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं। आज भी सिस्टम है, ठीक है। हम जिस नॉर्थ साइड में रहते हैं, उत्तर भारत के अंदर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो जैसे प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे पिछड़े हुए भारत की, गांव के भारत की, जहां हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां आदिवासी है, वहां पर महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी जी, उसकी जो गति है वो शायद जो प्रोफेसर साहब स्थिति बना रहे हैं उनके हिसाब से गति उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। उस वजह से हम जो अंबेडकर के जो भी उनके स्वप्न थे या जो स्वप्न उन्होंने संविधान के अंदर डाले उसको पूरी तरह अभी तक अचीव नहीं कर पाए। बट मैं महत्वपूर्ण इसमें बात ये कहना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई अनभिज्ञ नहीं है, कोशिश है। अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज नेहा शुक्ला जी चर्चा कर रही है, सब चिंतित है, सबको इसके बारे में जानकारी है, और जानकारी होना अपने आप में एक अभाव, कमी या जो भी डिफॉल्ट्स होते हैं उसको दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। बट इस बात में कोई शक नहीं कि स्पीड कम है लेकिन गति बढ़ रही है, नंबर 1 जी। दूसरी बात जो आप कर रहे थे आरएसएस की, अगर हम आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस अपने सिद्धांतों पर चलती है और इतिहास के अंदर जिक्र है कि इन्होंने जब चुनाव लड़े अम्बेडकर ने तो इनका आरएसएस के साथ संपर्क हुआ, और आज भी आरएसएस के अंदर जो अंत्योदय की बात होती है वो बात तो करते हैं, जो आपको दिखेगा कहां तक सफल हो पाए ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो काम इस दिशा में करते हैं। वो शिशु पालन के अंदर खुले हुए हैं, बाल शिक्षा के अंदर खुले हुए हैं, जहां पर ये जो लोग सड़क पर काम करते हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के रखने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। लेकिन कितना वो सफल हो पाए, कितना सुधार कर पाए, और भारत में कितने सुधार की जरूरत है। अगर हम आज ये समझते हैं कि नहीं हम अम्बेडकर के स्वप्न को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मान लो हम ये कहते हैं, मैं कहता हूं कि 10%, प्रोफेसर साहब कहेंगे नहीं 4%, इसका मतलब गति बहुत कम है। तो हमें वो ढांचा बढ़ाना पड़ेगा जिस ढांचे से इनका जो समाज में पूरी तरह से आर्थिक और शिक्षा के तौर पर समानता हो सके, तभी अम्बेडकर के जो स्वप्न थे उनको पूरा कर पाए। और शिक्षा पर भी इनकी जो चिंता थी उस पर भी मैं समझना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए, और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी बने हुए हैं, उनसे शिक्षा से संबंधित सवाल भी पूछेंगे कि उन्होंने शिक्षा को भी बाबा अम्बेडकर ने काफ़ी महत्व दिया था, लेकिन शिक्षा का महत्व अभी वर्तमान भारत में कैसा दिखता है, क्योंकि कुछ किताबों में जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव की बात भी, उस पर भी राजनीति की बात हुई। तो इन सभी स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, और आज हम चर्चा कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल का दिन, उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम उनके सपनों के भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जिस विचार से, जिस कल्पना से, जिस सपने के तहत संविधान की रचना की थी, क्या हम उस संविधान को सही तरीके से अपना रहे हैं, क्या हमारे राजनेता उसका अनुसरण कर रहे हैं, या फिर हमारे समाज में अलग अलग वर्ग, महिलाएँ, बच्चे, अध्यापक, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स ये सब अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबकी सहभागिता की यहाँ पर बात रखी थी और कहा था कि जब तक असमानता रहेगी तब तक सुदृढ़ भारत नहीं तैयार हो सकता है। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, आपने जग्गा जी की भी बात सुनी और आरएसएस के साथ जैसा लिंक उनका जोड़ा जाता है अंबेडकर जी का, उस पर विवाद रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, जो डॉक्टर अम्बेडकर है वो समाज के एक महत्वपूर्ण तबके का नेतृत्व करते हैं, और नेतृत्व करते हैं इसलिए बोलना भी जरूरी है। वो हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उनके विचारों को माना जाता है, उनको पूजा जाता है, समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण तबका उनको भगवान की तरह मानता है जी। दूसरी बात है कि जो आरएसएस है वो एक ऐसा संगठन है जिसने हिंदू एकता के लिए निरंतर काम किया है और सामाजिक समरसता के निरंतर काम भी कर रहा है। तो जो आरएसएस का जिस प्रकार से काम करने का तरीका है, सहबोध जैसे जो तरीके हैं, और निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो
कुरीतियां खत्म करने में आरएसएस अपना योगदान दे रही है। उनकी जो नीतियां होती, वो नीतियां कम से कम यह सुनिश्चित करती है कि हिंदुओं के बीच जो दूरियां हैं, उन दूरियों को कैसे खत्म किया जाए, तो ये काम कर रही है। अब डॉक्टर अंबेडकर ऐसा समाज भी चाहते थे, इसलिए ऐसा सारी चीज विरोधाभास के तौर पर नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि आरएसएस जिस तरीके से काम करती है, तो डॉक्टर अंबेडकर यदि होते तो वो तरीका अवश्य पसंद आता, जहां तक जातीयता को खत्म करने के लिए सामाजिक समरसता जैसे जो योजनाएं हैं या जो उनके प्रयास है, उनकी बात है। नेहा जी। जी, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब को धर्म आधारित जो असमानता है ये भी पसंद नहीं था। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि अगर वो होते तो उन्हें ये पसंद नहीं आता कि जो भी वर्तमान में चल रहा है भारत में, उससे उनको दुख पहुंचता? देखिए नेहा जी, धर्म को लेकर तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत मुखर थे, और वो कहते थे कि हिंदू धर्म जो है एक ऐसी इमारत की तरह है जहां पर बंद खिड़कियां हैं। एक खिड़की से या एक दरवाजे से आप दूसरे दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते। और यदि इतने सालों के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या अंतर जाति विवाह देश में बढ़े हैं? नहीं बढ़े हैं। जातीयता के नाम पर हत्याएं होती है, बिल्कुल हो रही है, देश के कई इलाकों में हत्याएं। हालात यह है कि बारातों पर पत्थर मार दिए जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी सामने आती है। तो धर्म के आधार पर तो देखिए, और इसको एक बात और देखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको गांधी को भी देखना पड़ेगा। गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि गांधी ने कहा था कि जब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी का जो संवाद हुआ था, और उसमें डॉक्टर गांधी ने कहा था कि अस्पृश्यता जो है वो पाप है, और यह पाप हिंदू समाज ने किया है, उसका प्रायश्चित भी हिंदू करेंगे। और वहीं से आरक्षण की शुरुआत 1932 से होती है। अब दूसरी बात है, गांधी ने एक बात और कही थी। गांधी ने कहा था कि कहीं पर भी हिंदू धर्म में यह नहीं लिखा है कि एक आदमी जो है वो दूसरे का शोषण करे, लेकिन यह हजारों सालों से होता आया है। उस शोषण को खत्म करने के लिए ही डॉक्टर अंबेडकर जो है, उन्होंने निरंतर प्रयास किए। उसके सुपरिणाम भी हुए, ऐसा नहीं है कि उसके सुपरिणाम नहीं हुए। ऐसा भी नहीं है कि समाज में कोई जागरूकता ही नहीं है। समाज का जो महत्वपूर्ण तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वह जातीयता से इतर भी देखता है, वह शिक्षा को पसंद भी करता है, शिक्षित लोगों का सम्मान भी बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम एक अंधेरे कोने की बात करें, तो आज भी एक IIT जैसे जो संस्थान है, या जहां पर जो लोग IIM जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले जो कई दलित विद्यार्थी है, हाल में एक मुद्दा आया था महाराष्ट्र का, जहां पर एक इमारत से कूदकर एक लड़के ने जान दे दी थी, एक विद्यार्थी ने जान दे दी थी। तो धर्म को लेकर जो हमारी व्यापकता होना चाहिए, और खासकर जो हिंदू धर्म की जो व्यापकता है, क्योंकि हिंदू एक धर्म ही नहीं, एक संस्कृति, एक जीवन जीने का तरीका है, एक बहुत ही उदार तरीका है, जिसमें हम सब चीजों को जानते हैं, सब चीजों को मानते हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर यह आता है कि जो जातीयता के नाम पर कट्टरता है, और खासकर ग्रामीण इलाकों में वो बार बार नजर आती है, जिसको राजनीतिक पार्टियां बार बार उभारती है, तो न केवल धर्म की दृष्टि से खराब है, लेकिन मानवता की दृष्टि से भी बहुत खराब है। जी नेहा जी, जग्गा जी से मेरा सवाल है। जग्गा जी, मैं एक उदाहरण यहाँ पर पेश करना चाहती हूँ कि ये जो जातिगत असमानता है, इसको खत्म करने में राजनीति किस तरह से भूमिका निभाती है। मैं बिहार का उदाहरण पेश करना चाहती हूँ। बिहार में इसी छुआछूत की वजह से आक्रोश जनता में इतना बड़ा था कि पहले तो लालू प्रसाद यादव जी ने नेतृत्व किया पिछड़ों की सरकार का, और फिर नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। लगभग 25 से 30 वर्ष हो चुके हैं जब बिहार में पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दल का जो है शासन रहा है, लेकिन बिहार में जातिगत असमानता खत्म ही नहीं हुई है, और एक दूसरे के अधिकारों का हनन जो है दोनों वर्गों की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर राजनीतिक रूप से तो इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हो रहा। एक वर्ग को अगर अधिकार मिल जाते हैं तो वो दूसरे वर्ग के अधिकार को छीनने की बात करता है, और दूसरे वर्ग को अगर अधिकार मिल जाते हैं तो वो पहले वर्ग का जो है शोषण करने की कोशिश करता है। तो वर्गों में ये जो बंटवारा है, इसे पाटने की जो कोशिश है किसी भी राजनीतिक दल में नहीं लगती। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और शासन का जो है रौब दिखाना चाहते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, अभी आपने 2-3 मिनट पहले बात करी अंबेडकर की और शिक्षा की, जी,
ये दरअसल जो आप हम बात कर रहे हैं कि भी इनको लोग सत्ता में जाने के लिए इनको बांट के रखते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, उनका वोट लेते हैं, ये सभी बातें सत्य हैं, इनमें से मैं ये इसको कोई नकारता नहीं हूं। लेकिन अगर आप इनके जब सुधार की बात करते हैं तो आप देखिए, अम्बेडकर ने सबसे पहले ये कहा कि अगर समाज में ये जो कास्ट सिस्टम है या जो इनका शोषण हो रहा है, अगर आप उसको पूर्ण रूप से उसका सुधार करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा का प्रचार करना होगा। ये उनका मेन मुद्दा यही था। इन लोगों को जब तक पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि देखिए, लेकिन मैं जोर देना चाहती हूँ जग्गा जी, जोर देना चाहती हूँ, बिहार ही ऐसी धरती है जहां पर शिक्षा के विस्तार की बात की जाए तो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इतने यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बिहार में अंधकार बहुत है शिक्षा का। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, तभी मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि जो हम बिहार जो है वो शिक्षा की धरती है और नालंदा विश्वविद्यालय एटसेट्रा ये बिहार में है, ये सब इससे परिचित है। लेकिन समस्या ये, आपने आईएएस आईपीएस का जिक्र किया, आईएएस आईपीएस तो बहुत ज्यादा उनकी जो संख्या है वो बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भारत में आज 5% जो है लोग, 5% से कम वो ग्रेजुएट है। और अगर टोटल शिक्षण में जाएंगे जिन्होंने 5वीं कक्षा तक पढ़ा है या कभी स्कूल गए हैं तो शायद 70% लोग हैं। लेकिन शिक्षा जो अम्बेडकर का सपना था, वहां शिक्षा पर हम नहीं पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के छात्रों को शिक्षित करने के लिए मैं खुद आगे आऊंगा, और उन्होंने एक औरंगाबाद में और एक शायद बॉम्बे के अंदर एक पीपल एजुकेशन सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना करी, और वो ये जो दलित समाज के लड़के थे उनको पढ़ाते थे खुद। जी, तो लगता है कि हाँ, अजय जग्गा जी की आवाज़ शायद नेटवर्क समस्या की वजह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहती हूँ कि ब्रह्मदीप जी आप इस बात को पूरी करें कि आप क्या सोचते हैं कि क्या शिक्षा का जो अंधकार है वो अभी भी बना हुआ है, यही वजह है कि हम जातिगत असमानता का अभी भी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, विभिन्न राज्यों में करना पड़ रहा है, लोगों में नफरत जो है वो फैल रही है पहले के हिसाब से। मुझे लगता है कि इतिहास में अगर हम देखा जाए तो शायद इतनी नफरत नहीं होगी जितनी अब हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के प्रसार से ऐसा सोचते थे, ऐसा कहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा अर्जित करने के बाद जो समाज है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा और बदलाव भी आएगा। लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल हकीकत कही कि जैसे जैसे हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं वैसे ऐसा लगता है कि कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं, हम बहुत ही परंपरावादी होते जा रहे हैं। और पढ़े लिखे समाज से भी जाति घटनाएं जिस प्रकार से सामने आती है, आप संस्थानों को लेके संस्थानों में भेदभाव की घटनाएं आती है, आप स्कूलों में आती है, कॉलेजेस में आती है, सरकारी सेवकों के बीच भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती है, पढ़े लिखे समाज में आती है। सरकारी सेवक पे मैं माफ कीजिएगा रोकना पड़ रहा है, लेकिन एक स्टेटमेंट बाबा अंबेडकर की इससे भी जुड़ी थी कि अगर आपको समाज का सेवक बनने का अवसर मिला है, ये उन्होंने जो सिविल सर्विस है उसके बारे में कहा था, तो ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आप। लेकिन आज आप देखिए वर्तमान में भारत में ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है। सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है तो भारत की ब्यूरोक्रेसी में नजर आता है। जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, तो जी इसको दो प्रकार से देखना पड़ेगा कि जो एक तरफ भेदभाव तो हो ही रहा है, लेकिन जो नुमाइंदे हैं, राजनीतिक नुमाइंदे हैं, अब देखिए 543 जो सीट्स है जहां पर सांसद चुन के आते हैं, उसमें जो एससी और एसटी वर्ग है उसके करीब 131 सदस्य चुनकर आते हैं। क्या आपको याद कि इन 131 सदस्यों ने कभी कोई आंदोलन किया हो इस बात को लेकर संसद में कि इस वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इस वर्ग के लोगों के साथ दिक्कतें हो रही है? तो क्या कभी सारे सांसदों ने मिलकर आंदोलन किया है? कभी संसद को सारे लोगों ने मिलकर एससी एसटी या ओबीसी के मुद्दों को लेकर कभी संसद को बंद किया है? नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो इतने उच्च स्तर पर जाकर भी जो ये जनप्रतिनिधि है, यदि ये सामाजिक सरोकारों को बनाए रखने में इनका आत्मविश्वास ही नहीं बना है
और फिर देखिए डॉक्टर अंबेडकर इसी बात से डरते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए इस्तीफा दे दिया था। वो सोचते थे कि समाज के बीच रहकर काम करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दलितों के नुमाइंदे वो राजनीतिज्ञ बन जाना चाहते हैं, और जब आप राजनीतिज्ञ बन जाते हैं तो आप एक विचारधारा की गुलामी करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में आपके जो सामाजिक सरोकार है, आपकी जो कास्ट के सामाजिक सरोकार है, आपके समाज के सामाजिक सरोकार है, वो कहीं पर पीछे छूट जाते हैं जी। तो ये जो असमानता है, इसको लेकर इसको खत्म करने की जो जवाबदेही है वो इस वर्ग के नुमाइंदों पर भी है। पर अफसोस इस बात का है वो नुमाइंदे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वो अपने जो समुदाय है उसका संरक्षण करने में बुरी तरीके से नाकाम असफल रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो एक दो प्रश्न और उठ रहे हैं मन में, उनका भी जो है यहाँ पर उनकी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप उनके आदर्शों पर बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में भारत इन आदर्शों पर कहाँ खड़ा नज़र आता है। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है, प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने और सीनियर एडवोकेट सोशल एक्टिविस्ट अजय जग्गा जी। अजय जग्गा जी, चीन का मसला मैं यहाँ पर समझना चाहूँगी कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो कम्युनिस्ट जो ताकतें हैं उनके विरोधी थे और वो उनको डिक्टेटरशिप से सख्त जो थी नफरत थी, लेकिन वर्तमान में हम बिल्कुल ही इसके उलट दिखते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हम वैसे ही चल रहे हैं अगर हम चीन की बात करें? जग्गा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं थोड़ा प्रश्न को स्पष्ट करें। जी। चीन की पॉलिसी को लेकर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कैन नेवर बी अ फ्रेंड, उन्होंने कहा था, और वो नहीं चाहते। नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी थी भारत की उसके भी वो विरोधी रहे थे। वो चाहते थे कि जो दुनिया की डेमोक्रेसी है उनके साथ मित्रता बढ़ाई जाए, अमेरिका के साथ वो मित्रता बढ़ाने के पक्षधर थे। लेकिन वर्तमान में हम चीन के साथ जो रिश्ते देखते हैं, कहीं ना कहीं बाबा अंबेडकर का जो शक था वो सही साबित हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जिस सब कॉन्टिनेंट में हम रह रहे हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहा करते थे। उनका कहना था कि आप कुछ भी दुनिया में बदल सकते हैं, मित्र भी बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। जो आपके नेबर्स उनको नहीं बदल सकते। तो अंबेडकर ने जो इस बात में कहा कि वो कम्युनिस्ट है, डिक्टेटर है, वो बात सत्य है। और अगर आप कम्युनिज्म और डिक्टेटरशिप शब्दों का ही अर्थ खाली डिक्शनरी में जाए तो वो ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो उसके हक में नहीं है, वो समानता नहीं दिलाता, वो अधिकारों की बात नहीं करता। और अंबेडकर तो सबसे ज्यादा अधिकारों के लिए अगर कोई नेता माना जाता है संविधान में भी तो बाबा भीमराव अंबेडकर। लेकिन अब जब चाइना की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो अंबेडकर ने कहा वो सत्य कहा था अभी। लेकिन अब इसको दो परिप्रेक्ष्य में है। व्यापार एक अलग चीज है, संबंध एक अलग चीज है। एक हिंदुस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर एक ट्विटर हैंडल चला था जिसका नाम था मी टू, अगर आपको मालूम हो तो ये महिलाओं के शोषण के बारे में था। और इसी शोषण के बारे में उसका सिमिलर हैंडल चाइना में चला और उस हैंडल का नाम था वो येशी, WO एक शब्द था YESHI, वो येशी। वो येशी के अंदर हालत ये हो गई कि 80% विमेन की कंप्लेंट विद इन फ्यू डेज ट्विटर पर आ गई और अल्टीमेटली चाइना ने वो ट्विटर हैंडल ही बंद कर दिया। कहने का मतलब है कि ये चाहे महिला हो चाहे पीड़ित समाज हो, चाइना के लिए वो कुछ नहीं है। वो अंबेडकर की बात सही थी, वो आज भी डिक्टेटरशिप में चलते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अपने अब जो डोकलाम में हुआ या जो वहां पर हमारा दिबांग में हुआ, दिबांग में हुआ, तो ये है कि भारत अपनी तरफ से
एक तरफ शांति दूत भी रहता है, शांति बनाए रखने की भी कोशिश करना चाहता है, और लेकिन दूसरी ये छवि भी छिन रही है। अब शांति दूत की भूमिका में तो चीन नजर आ रहा है। भारत की जितनी भी नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ता भी नजर आ रहा है, चाहे वो व्यापार की नीति हो या फिर विदेश नीति हो या फिर ये जो नीति है शांति दूत की भूमिका की, इसमें भी ये भी कहा जाता था कि रूस और यूक्रेन युद्ध में की शांति के लिए अगर बातचीत के लिए कोई भी मध्यस्थता कर सकता है तो भारत कर सकता है। लेकिन भारत को अब कोई भी देश नहीं पूछ रहा है, बल्कि चीन की तरफ उम्मीदें लगाई जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पर पहुंच गए। समय बहुत ही शेष रह गया है, कम शेष रह गया है, तो मैं जगह जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि एक लाइन में अपनी बात पूरी करें, फिर मैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने से भी इसी मसले पर उनका जवाब तलाशूं। मैं एक लाइन में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जो भारत की इमेज बनी हुई है वो दरअसल क्या है, इस पर भी विचार अलग अलग है। अगर आप आज की डेट में सुब्रमण्यम स्वामी जी के वक्तव्य सुनेंगे, उनका कहना है कि चाइना में जितना अग्रेशन भारत को करना है वो कर ही नहीं रहा है, और इसीलिए चीन जो है वो भारत के अंदर बढ़ता आ रहा है। लेकिन इसकी जो सच्चाई या सत्य है उसको भारत सरकार जब तक सर्टिफाई नहीं करेगी तब तक तथ्य और सत्य दुनिया के सामने नहीं आएगा। तो सरकार को चाहिए तथ्य और सत्य सामने लाए, तब ये जो इमेज है कि भारत की इमेज खराब है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये हालात रिवर्स है। तो फिर भी मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट को इसके लिए एक व्हाइट पेपर इशू कर देना चाहिए, या कुछ जो हकीकतें हैं वो हो सकता है उससे कम से कम एक स्टेटमेंट तो आनी चाहिए। जी बिल्कुल। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आप किस तरह से देखते हैं? मैं चीन की भी बात समझना चाहूँगी आपसे और अमेरिका की दोस्ती की भी बात समझना चाहूँगी। एक नॉन अलाइनमेंट के भी खिलाफ थे भीमराव अंबेडकर, और डेमोक्रेसी, दुनिया भर की जो डेमोक्रेसीज है उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते थे। आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि समय बहुत ही कम शेष रह गया है, तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों चीन और भारत को समझने के लिए दो बातें और महत्वपूर्ण है। चीन का जो ब्रह्मवाद है वो यह है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। चीन इस विचारधारा पर चलता है। भारत की यदि बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी तो बंदूक का मुंह बंद करके उसको जमीन की तरफ झुका दिया गया था। यह एक ऐसी विचारधाराओं की लड़ाई है जिसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें बहुत विरोधाभास है। दूसरी बात है कि जो चीन है, चीन इसलिए एक अच्छा मध्यस्थ नहीं हो सकता क्योंकि मानवाधिकारों को लेकर जो इसका रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा खराब है, और वह जो मध्यस्थता की भूमिका में आ रहा है, मध्य पूर्व में ले ले आप, फ्रांस में ले ले, इसलिए आ रहा है क्योंकि वह जो अपने व्यापार को पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता है, और जहां पर व्यापारिक तौर पर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो पारदर्शिता की उम्मीदें खत्म हो जाती है। जहां पर लेन देन की बात आती है तो पारदर्शिता की उम्मीदें होती नहीं है, खासकर सामाजिक तौर पर। तो चाइना दुनिया में शांति स्थापित कर देगा, चाइना दुनिया में बेहतर मध्यस्थ हो जाएगा। यह एक दिवा स्वप्न हो सकता है, लेकिन यह अच्छा स्वप्न कभी नहीं हो सकता। नेहा जी, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीन को अटेंशन, जो प्रमुखता है वो मिल रही है, बेशक व्यापार के लिए मिल रही है, लेकिन चीन जो है अमेरिका को पछाड़ता नजर आ रहा है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नेहा जी, देखिए, भारत के लिए चिंता का विषय इससे नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत न तो कभी अमेरिका के पक्ष में खड़ा रहा है, न ही कभी चाइना के पक्ष में खड़ा रहा है। भारत की तटस्थ भूमिका रही है और भारत का संघर्ष इसीलिए बना हुआ है, लेकिन अंततः भारत ही जीतेगा। जहां पर सत्य होता है, जहां पर तटस्थता होती है, जहां पर असंलग्नता होती है और जहां पर मानव अधिकारों की चिंता होती है, अंततः उन्हें ही पसंद किया जाता है। और दुनिया चाइना के साथ व्यापार को लेकर भले ही खड़ी रहे, लेकिन जब मानव अधिकारों की बात होगी, लोकतांत्रिक सरोकारों की बात होगी, तो अंततः भारत पर ही दुनिया विश्वास करेगी, और संयुक्त राष्ट्र संघ की यही नीति आ रही है। यहाँ पर फिर से मेरा प्रश्न यहाँ पर जरूर उठता है कि मानवाधिकारों और या फिर अलग अलग समुदाय के अधिकारों, यहाँ पर भारत पर भी उंगलियां उठाई जा रही है कि अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है और उन पर हिंसा हो रही है, तो भारत की भी छवि जो है दागदार हो रही है। नेहा जी, देखिए, इतना बड़ा देश है और छोटी छोटी घटनाओं को लेकर आप पूरे देश को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर जब घटनाएं होती तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। हम लोगों की आवाज़ों को दबाते तो नहीं है, जैसे चाइना में विगर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर बड़ी आबादी है। देखिए, हम 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, तकरीबन 3 करोड़ ईसाई रहते हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ यहाँ पर सिख रहते हैं,
मतलब यहाँ पर जितने अल्पसंख्यक रहते हैं उतने उसमें तो यूरोप के कई देश बन जाएंगे। तो इतना बड़ा देश है, छोटी छोटी घटनाएं जो है। और दूसरी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है वो समानता की बात करते हैं, चाहे जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए, लेकिन वो संवैधानिक तौर पर बर्ताव करती, संविधान के अनुसार राष्ट्र चलता है। इसलिए हमारा देश बेहतर तरीके से चलेगा और हमारे देश की छवि हमेशा बेहतर ही रहेगी। नेहा जी, जो आपकी उम्मीद है, मुझे भी यही उम्मीद है कि ये अड़चनें आती रहेंगी और अगर समाज इतना जागरूक रहे कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर दूसरे के अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आप मूक दर्शक बने रहे तो हो सकता है कि आज पड़ोसी का घर जल रहा है और कल को आपका भी घर जले तो ज़्यादा नुकसान हो। इससे पहले जागरूक होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर ब्रह्मदीप अल्लूने आपका और सीनियर एडवोकेट अजय जग्गा जी, सोशल एक्टिविस्ट, आपका भी कि आपने इस मसले पर हमें और हमारे दर्शकों को ये समझने में मदद की कि भीमराव अंबेडकर के जो आदर्श है, क्या भारत उस पर आगे बढ़ रहा है, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, लिंग, जाति की जो असमानताएं हैं उनको हम पार कर कितना आगे बढ़ पा रहे हैं। और एक जो अहम बात इसमें आज निकल कर आई है कि हम स्मार्ट सिटी की तो बात करते हैं लेकिन हम स्मार्ट गाँवों की बात नहीं करते, क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो आबादी रहती है भारत की वो गाँव में रहती है। और अगर संपन्नता, खुशहाली और असमानता को खत्म करना है, खुशहाली लानी है, तो इसके लिए गांव को सुदृढ़ करना ज़रूरी है। हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर का ये सपना था और उम्मीद करेंगे कि इस सपने को फिर से सब मिलकर पूरा करने में मददगार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे हर रोज़ आपके ईमेल का इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात।